नमस्कार, मैं डॉक्टर चैतन्य हूँ और आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रिटिकल केयर बेसिक्स में। ईसीजी ट्यूटोरियल्स हमारे चल रहे हैं इस चैनल में और दिस इज द 12th ट्यूटोरियल। पिछला ट्यूटोरियल एक्यूट कॉर्नर सिंड्रोम देखा था हमने, ईसीजी इन कॉर्नरी आर्टरी डिसीज, उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट 2 ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिसीज, ईसीजी ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिसीज पार्ट 2। जब एक्यूट कॉर्नरी इंसफिशिएंसी होती है, मतलब कॉर्नरी आर्टरी में खून का बहाव रुक जाता है सडनली, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो पूरी आर्टरी ही बंद हो गई, पूरी आर्टरी बंद हो गई, कोई ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, तब फुल थिकनेस इन्फार्क्ट होता है, हार्ट की पूरी सतह मर जाती है। और अगर पार्शियल ब्लॉक है, थोड़ा ब्लड सप्लाई जा रहा है, तो हार्ट की अंदर की सतह मर जाती है। दिस इज कॉल्ड सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट। तो जैसा हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था, दिस विल प्रेजेंट एज एसटी एलिवेशन। ये वाला जो है, दिस इज द PQRST, so this will present as ST elevation and this will present as, क्योंकि जो इंजुरी की वेव है वो अंदर की तरफ जा रही है, इसलिए this will present as, this is PQRS and this will present as ST depression and T inversion। तो जब भी ऐसा पैटर्न मिलता है, सो इट कुड बी ड्यू टू इंजुरी और इट कुड बी ड्यू टू इश्यूमिया। यहाँ पे क्लियर कट एमआई है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। यहाँ पे ऐसा पैटर्न अनस्टेबल अंजाना में भी मिल सकता है या नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन में भी मिल सकता है। तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट? इट कैन नॉट बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ ईसीजी। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बायोकेमिकल मार्कर, मतलब कार्डियक मार्कर ट्रोपोनिन आई, ट्रोपाई पॉजिटिव है, इसका मतलब कार्डियक मसल सेल को इंजरी हुई है, इसका मतलब इट इज अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, डेथ हुई है, थोड़ी से सब एंडोकार्डियल वाले हो बट डेथ हुई है। सो व्हाट विल हैपन, ये नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन कैन कन्वर्ट इनटू क्यू वेव। मतलब यूजुअली नॉन एसटी सेगमेंट के बाद क्यू वेव जनरेट नहीं होती ईसीजी। क्यू वेव जैसा कि हम जानते हैं, इट इज अ पैथोग्नोमोनिक साइन ऑफ अ नेक्रोसिस और इन्फार्क्ट। सो कभी-कभी बहुत कम परसेंटेज केस में, आप एरो की मोटाई से समझ लीजिए, बहुत कम परसेंटेज केस में इट विल लीड टू अ क्यू वेव। अधिकतर केसेस में इट विल नॉट लीड टू अ क्यू वेव, इसलिए इट इज कॉल्ड एज नॉन क्यू वेव एमआई, है ना। और एसटी सेगमेंट एलिवेशन जो एमआई रहता है, सेगमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी जनरेटिंग अ क्यू वेव लेटर ऑन, और कुछ केसेस में क्यू वेव नहीं मिलेगी। इसलिए एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई इज नॉट नेसेसरली नॉन क्यू वेव एमआई, क्योंकि कुछ एसटी सेगमेंट एलिवेशन केसेस में क्यू वेव नहीं मिलती एंड नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन अधिकतर केसेस में क्यू वेव नहीं मिलती। बट यू कैन नॉट से नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई इज नॉन क्यू एमआई, क्योंकि कुछ पेशेंट में यू डू गेट अ क्यू एमआई। हार्ट की कॉर्नरी आर्टरीज, जो दो मेन आर्टरीज रहती हैं, they arise from the aorta itself, right coronary artery and left coronary artery. Left coronary artery divides into दो branches, एक left anterior descending और left circumflex जो घूम के जाती है। ये जो right coronary artery है, this gives rise to PDA, posterior descending artery, and most of the, अधिकतर लोगों में right coronary artery is dominant, so most of the right ventricle and some part of the septum is supplied by the right coronary artery through the PDA। कभी-कभी ये PDA right coronary artery से नहीं, परंतु OM मतलब left circumflex artery से जनरेट होती है, मतलब left circumflex artery की ब्रांच होती है कभी-कभी PDA, that is called as left dominant circulation, right? So in that case RCA will not be called as dominant, but अधिकतर लोगों में right coronary artery is dominant और PDA supplies the right side of the heart। Left coronary artery divides into left circumflex and LAD, left anterior descending। Left anterior descending की septal branches अंदर की तरफ जाके septal area को सप्लाई करती है, और diagonal branches D1 and D2 बाहर की तरफ laterally जाके हार्ट के lateral aspect को सप्लाई करती है। Left circumflex artery की obtuse marginal OM1 and obtuse marginal OM2A branches
अधिकतर लोगों में देयर आर वेरिएशंस बट दीज आर द कॉमन ब्रांचेस दैट आर सीन। और उसके हिसाब से अपने को कौन से आर्टरी में अगर हार्ट अटैक आया तो कौन से चेंजेस मिलेंगे, एक अंदाज अपन लगा सकते हैं बाय सीइंग ईसीजी। नाउ ये राइट कोरोनरी आर्टरी जैसा कि हमने देखा है, इट सप्लाइज मेजॉरिटी ऑफ द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, while left anterior descending artery supplies the septum, some part of the right ventricle and major part of the left ventricle. ये लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी भी एलएडी की ब्रांच है, ये भी लेफ्ट लैटरल एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाई करती है। राइट मार्जिनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी, ये मतलब ये पूरा एरिया ग्रीन प्लस येलो, दिस इज ऑल सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी पीछे का हिस्सा सप्लाई करती है, सो लेफ्ट एट्रियम एंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जब भी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बंद होती है यू कैन गेट पोस्टीरियर वॉल्यूम आई, और राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड इट सप्लाइज द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। सो दिस इज द बेसिक सप्लाई, सिंप्लीफाइड सप्लाई ऑफ हार्ट, ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। अभी हमको देखना है कि ईसीजी में कौन से चेंजेस कौन से लीड्स में दिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एंटीरियर सेप्टल एरिया यहां पे इंफाक्ट हो गया है इस एरिया में, सो द चेंजेस विल बी सीन इन V2 एंड V3, एसटी सेगमेंट एलिवेशन विल बी सीन इन V2 V3। अगर हार्ट का लैटरल वॉल गया है, राइट, सो दिस एरिया, सो लैटरल वॉल को देखने वाले लीड्स कौन से, प्रीकॉर्डियल लीड्स में V5 V6, और ये जो फ्रंटल लीड्स में इसमें 1 और AVL। So these four leads will show you the lateral aspect। जैसे कैमरे अलग-अलग लगाए ना अपन, तो ये कैमरे हैं जो lateral wall देखते हैं, ये दो कैमरे जो anterior wall देखते हैं, ये जो 3 AVF और lead 2, these are the camera which leads which show the inferior wall, ये inferior wall को देखते हैं। So अगर inferior wall में heart attack हुआ तो these leads will be showing the ST segment elevation। ये R3 RV3 एंड RV4 ये राइट साइड लीड्स अपन स्पेसिफिकली लगाते हैं जब पेशेंट को इंफीरियर वाला एमआई रहता है, बिकॉज़ दिस कैन शो चेंजेस जब राइट वेंट्रिकल एमआई रहता है, राइट। और ये V8 V9 ये पॉजिटिव वाला एमआई दिखाते हैं, बट यूजुअली अपन लगाते नहीं लीड्स, तो इसके रेसिप्रोकल चेंजेस अपने को V1 V2 में दिखते हैं, राइट। सो विल कम टू इट लेटर ऑन। ये बेसिक मैंने कौन सा कॉन्टिग्यूअस लीड्स है और कौन से लीड्स है कौन से हार्ट के आर्टरी का कौन से सेगमेंट का हार्ट के मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, ये आप ईसीजी से जान सकते हैं। ये जो पर्पल कलर है दैट डिनोट्स द इंफीरियर लीड्स, है ना, 2 3 AVFs, सो दीज आर द इंफीरियर लीड्स। सो अगर इंफीरियर वॉल एमआई हुआ तो इसमें चेंजेस मिलेंगे। ये जो हरा कलर है दैट डिनोट्स द लैटरल लीड्स 1 AVL V5 V6। तो अगर लैटरल लीड्स में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ एमआई हुआ तो इसमें चेंजेस दिखेंगे। दीज आर द एंटीरियर लीड्स V2 V3 V4। अगर एंटीरियर वॉल एमआई हुआ, सेप्टल एमआई हुआ तो यहां दिखेगा। अभी जैसा कि हम देख चुके हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं, वही एक टेबल फॉर्म में मैंने डिपिक्ट किया है यहाँ पे। अगर एंट्रोसेप्टल एमआई हुआ मतलब हार्ट का सामने का एरिया अगर डैमेज होता है, इन्फाक्ट होता है, तो एसटी एलिवेशन कहां मिलेगा, V1 to V4 मिलेगा, और वहां QRVB मिलेगा। हम देख चुके हैं जो RVB के लेक्चर में, व्हाट इज QRVB। दिस इज स्पेसिफिकली सीन बिकॉज़ राइट वेंट्रल ब्रांच इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो प्रॉक्सिमल एलएडी में बिफोर सेप्टल ब्रांच अगर एमआई हुआ तो यू गेट QRVB। और रेसिप्रोकल चेंजेस इंफीरियर लीड्स में मिलेंगे, इसमें एसटी डिप्रेशन T इन्वर्जन मिलेगा, और यूजुअली दिस इज बिकॉज़ ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेप्टल आर्टरी, या जो भी ब्लॉक है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग में दैट इज बिफोर प्रॉक्सिमल टू द सेप्टल। एंट्रोलैटरल जो लैटरल लीड्स में देखिएगा V2 V3 V4 और 1 और AVL, और रेसिप्रोकल चेंजेस एंट्रोलैटरल लीड्स में, एक्सट्रीम लैटरल लीड्स में कभी-कभी रेसिप्रोकल चेंजेस मिल सकते हैं, और LAD बिफोर डायगोनल, सो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायगोनल आर्टरी, उसमें LAD में डायगोनल ब्रांच के पहले अगर एमआई होता है तो यू कैन गेट चेंजेस इन एंट्रोलैटरल लीड्स। अपाइकल लीड्स में अगर एमआई होता है अपाइकल एरिया में तो यू गेट V4 V6 में स्टिमुलेशन मिलेगा, कभी-कभी इंफीरियर लीड्स में मिलेगा क्योंकि अपेक्स इज समटाइम्स सप्लाइड बाय द लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, तो कभी-कभी उसमें भी चेंजेस मिलते हैं। और इंपॉर्टेंटली इसमें AVL में एस्टी डिप्रेशन मिलेगा, रेसिप्रोकल चेंजेस मिलेंगे।
दिस इज ड्यू टू डिस्टल एलईडी। एक्सटेंसिव एंटीरियर वॉल एमआई मतलब बिल्कुल एलईडी जहां शुरू होती है प्रॉक्सिमल एलईडी वहां ब्लॉक हो गया, तो यू विल गेट स्टिमुलेशन इन ऑल एंटीरियर लीड्स V1 to V6 प्लस लैटरल लीड्स 1 AVL प्लस यू विल गेट QRVV, राइट। और इंफीरियर लीड्स में 2-3 AVF में आपको रेसिप्रोकल चेंजेस मिलेंगे। दिस इज ड्यू टू प्रॉक्सिमल एलईडी। हम फिर से रिवीजन में देखेंगे इसको। लैटरल लीड्स 1 AVL V5 V6 अगर लैटरल वॉल एमआई होता है सो दिस इज उसमें 1 AVL और V5 V6 में स्टिमुलेशन मिलेगा, और इंफीरियर लीड्स में ST डिप्रेशन रेसिप्रोकल चेंजेस मिल सकता है कभी, एंड दिस इज यूजुअली ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ डायगोनल और OM जो कि सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है। एक्सटेंसिव एंटीरियर लैटरल एमआई मतलब पूरा एंटीरियर वॉल गया, दिस इज ड्यू टू लेफ्ट मेन। उस लेफ्ट मेन आर्टरी डिवाइड होती है सर्कमफ्लेक्स और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग में। अगर लेफ्ट मेन ही ब्लॉक हो गई तो सर्कमफ्लेक्स का पूरा एरिया और एलईडी का पूरा एरिया इंफाक्ट हो जाता है, तो पूरे एंटीरियर और लैटरल लीड्स में आपको स्टिमुलेशन मिलेगा। इंपॉर्टेंटली एवीआर में भी स्टिमुलेशन मिलेगा, एवीआर में स्टिमुलेशन V1 से ज्यादा मिलेगा। So this is important point. जब भी you get ST elevation in AVR with anterior wall MI, you think about left main block. Inferior wall MI में most common is right ventricular MI. उसमें V4R में स्टिमुलेशन मिलेगा, मतलब राइट साइड में आपको ECG लेना है V4R, और 2-3 AVF में स्टिमुलेशन मिलेगा। V2 V3 AVL और लीड 1 में ST डिप्रेशन या रेसिप्रोकल चेंजेस मिलेंगे, और द इन्वॉल्वमेंट इज यूजुअली प्रॉक्सिमल RC। 2-3 AVF इंफीरियर पोस्टीरियर में अगर राइट RVMI नहीं हुआ फिर भी इंफीरियर वॉल MI है तो उसमें 2-3 AVF में स्टिमुलेशन मिलेगा और V1 to V3 में रेसिप्रोकल चेंजेस मिलेंगे। इट कुड बी ड्यू टू डिस्टल RC, प्रॉक्सिमल RC में नहीं, डिस्टल RC में, और स्पेशली जब RCA डोमिनेंट है। हम देख चुके हैं व्हाट इज डोमिनेंट RCA। डोमिनेंट RCA इज दैट RCA जिससे PDA पैदा होती है, राइट। एंड 2-3 AVF V5 V6 कभी-कभी सर्कमफ्लेक्स डोमिनेंट रहती है और उससे लैटरल वॉल प्लस इंफीरियर लीड्स में MI होता है, उसमें आपको रेसिप्रोकल चेंजेस V1 to V3 प्लस AVR में मिलते हैं, and the artery is usually circumflex. Lastly V7 V9 posterior wall MI, ये अपन लीड्स बहुत रेयरली लगाते हैं, नहीं लगाते, सो उसमें आपको रेसिप्रोकल चेंजेस V1 to V3 में मिलेंगे। सो यूजुअली posterior wall MI is due to LCX, कभी-कभी it is due to RC। So here where is the occlusion? आपको ECG में क्या दिख रहा है? ST elevation MI दिख रहा है, right? So see the prominent ST elevation, J point elevation, right? So this is grade 3 ischemia, loss of S waves, and you see reciprocal depression in inferior leads. ये reciprocal ST depression in inferior leads, right? So कौन सा एरिया में V2 V3 में इन्वॉल्व है? So probably it is before the onset of septal branch. So this is examples देखते हैं। इस ECG में कहाँ आपको MI दिखना है और which could be the culprit artery? यहाँ पे देखो clear cut ST elevation है, clear cut ST elevation है, anterior lead में V2, V3, V4, V5 तक दिख रहा है, and reciprocal even AVL में भी ST elevation है, 1 में भी ST elevation है, right? And reciprocal depression in lead 2, 3 AVF. So this is anterolateral MI, है ना? 1 AVL V2 to V4 and lateral area को सप्लाई करने वाली ब्रांच कौन सी? डायगोनल. So this is probably LAD before diagonal, right? दूसरा एग्जाम्पल, यहां चेंजेस you see QRVVB, right? प्लस V1, V2, V3 में ST elevation है, V4 में उतना नहीं है, and there are reciprocal depression in the inferior leads, right? Plus there is some ST elevation in AVR also, ST depression in reciprocal leads in 1 also. So V1 to V4, QRVVB, and reciprocal depression 2, 3 AVF. So this appears to be due to the block, LAD block before the septal. These are the septal branches. So if the LAD is blocked before the septal, this is called as anteroseptal MI.
this is LAD after diagonal before subtectual. Now यहां पे ये LED का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. दिस इज द प्रॉक्सिमल LED, ये मिड LED और दिस इज द डिस्टल LED. अगर डिस्टल LED इन्वॉल्व है तो आपको लैटरल लीड्स में चेंजेस मिलेंगे और V4 to V6 में मिलेंगे. कभी कभी 2-3 AVF में भी ST एलिवेशन मिलता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीड 2 में देखो ST एलिवेशन मिल रहा है. सो कभी कभी जो डिस्टल पार्ट ऑफ LED घूम के इट सप्लाइज द पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल आल्सो और द पार्ट ऑफ inferior wall also. इसलिए you get sometimes you get elevation in lead 2 as well, and importantly AVL में you get reciprocal changes. So AVL में reciprocal changes plus ST elevation in V1 to V6 plus ST elevation in sometimes lead 2-3 also. So this is distal LED after diagonal and subtectual. This is the proximal LED involvement. है ना. LED जहां से निकली ये लेफ्ट मेन आर्टरी, इट डिवाइड्स इनटू लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स एंड लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग. LED पहले ही ब्लॉक हो गई तो पूरे लीड्स V2 V3 है ना, V2 V3 V4 V5 V6 प्लस AVL एंड लीड 1 सब में ST elevation and reciprocal depression in 2, 3 and AVF. So ये तीन लीड्स पर डिप्रेशन, बाकी सब में clear cut ST elevation MI. So this is due to proximal LED. Now अगर right coronary artery block हो गई तो क्या मिलेगा? So here right coronary artery supplies the inferior wall, so you get inferior wall MI. Tall ST elevation in lead 3, 2 and lead AVF and reciprocal depression in AVL and V2 V3. So this is inferior wall ST segment. अभी inferior wall MI ये राइट कोरोनरी आर्टरी बंद होने से भी हो सकता है और सर्कमफ्लेक्स, जैसे यहाँ पे देखो राइट कोरोनरी आर्टरी बंद हो गई तो इट कैन प्रोड्यूस inferior wall MI. ये सर्कमफ्लेक्स आर्टरी बंद हो गई, अगर सर्कमफ्लेक्स डोमिनेंट है और PDA सर्कमफ्लेक्स से निकल रही, सो इट कैन आल्सो प्रोड्यूस inferior wall MI. अभी तो तुरंत एंजियोग्राफी करके अपन देख सकते हैं, बट पहले ECG से ही लोग डायग्नोस कर लेते थे कि कौन सी आर्टरी प्रोबेबली इन्वॉल्व है. सो देयर आर सम क्राइटेरिया जिससे अपने को एक अंदाज मिल सकता है कि राइट कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व है या सर्कमफ्लेक्स आर्टरी इन्वॉल्व है. सबसे सिंपल और सबसे पॉपुलर ये है कि इन आरसी ऑक्लूजन सबसे ज्यादा ST elevation मिलता है लीड 3 में, उसके बाद AVF में और उसके बाद लीड 2 में, राइट. While if inferior wall MI is due to occlusion of the circumflex, सबसे ज्यादा elevation मिलेगा लीड 2 में, उसके बाद AVF में, उसके बाद लीड 3 में, राइट. So this is simple डायग्नोस्टिक फीचर और कई बार मैंने आजमा चुका हूं कि काफी हद तक सही निकलता है. यहां पे ST डिप्रेशन इन 1 एंड AVL मिलता है, यहां पे ST एलिवेशन इन V5 V6, राइट. समटाइम लैटरल वॉल को सर्कमफ्लेक्स सप्लाई करती है, सो उसमें कभी-कभी इसमें भी इंजरी होती है लैटरल वॉल में, सो यू गेट ST एलिवेशन इन V5 V6. यहां पे V3 V4 में ST एलिवेशन मिलता है जब RCA प्रॉक्सिमल इन्वॉल्व है और RVMI हुआ है. यहां पे sometimes you get ST elevation in 1 and AVL. 1 and AVL lateral leads दिखाते हैं, तो 1 and AVL circumflex में इन्वॉल्व, जैसे V5 V6 इन्वॉल्व हो गया, 1 and AVL भी मिल सकता है, तो वहां ST elevation मिल सकता है. Now sum of ST depression, अपन एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. Sum of ST depression in V1 to V3 divided by sum of ST elevation in 2-3 AVF is less than 1. ये क्राइटेरिया का मतलब क्या निकलता है कि ST एलिवेशन 2-3 AVF में ज्यादा है बनिस्बत की V1 to V3 में ST डिप्रेशन. इसलिए V1 to V3 में तीनों में ST डिप्रेशन जितना है उसको डिवाइड किया 2-3 AVF में ST एलिवेशन से, तो आपका रेशियो लेस देन 1 आता है. व्हाइल इसमें V1 V2 V3 में डिप्रेशन ज्यादा रहता है बनिस्बत की ST एलिवेशन इन 2-3 AVF, इसलिए ये रेशियो 1 से ज्यादा रहता है. फिर ST डिप्रेशन इन V3 डिवाइडेड बाय ST एलिवेशन इन लीड 3, है ना, ये ध्यान रखें. V3 और लीड 3 की बात करें, मतलब चेस्ट का लीड 3 में ST डिप्रेशन डिवाइडेड बाय ST एलिवेशन इन लीड 3 इज लेस देन 0.5, राइट. मतलब V3 में जितना ST डिप्रेशन है उससे ST एलिवेशन इन लीड 3 ज्यादा होगा,
in RVM in right coronary involvement, while यहाँ पे ST depression in lead V3 divided by ST elevation in lead 3 will be probably more than 1. फिर ST ratio in lead AVL is more than 3. SR ratio, sorry, S divided by R, ये एग्जांपल देखने से क्लियर हो जाएगा. S divided by R ratio in AVL is more than 3. मतलब S बड़ा रहता है AVL में तो R छोटा रहता है तो रेशियो ज्यादा रहता है. यहाँ पे SR ratio in lead AVL is less than 3. Let's see example. Now ऊपर का जो ECG है that is inferior MI due to RCA, नीचे का ECG inferior MI due to LCA, right? Now दोनों में देखो ST elevation है 2-3 AVF में, 2-3 AVF में ST elevation है और दोनों में reciprocal depression है V2 V3 V4 में. तो ये तो क्लियर बात हो गई कि दिस इज inferior wall ST segment elevation MI. अभी आपको देखना है कि आर्टरी कौन से इन्वॉल्व है. तो यहाँ पे देखो लीड 3 में सबसे ज्यादा ST elevation है, उसके बाद थोड़ा कम AVF है, उसके बाद थोड़ा कम 2 में. So this is more likely to be RCA. यहाँ पे देखो लीड 2 में सबसे ज्यादा ST elevation है, उसके बाद AVF में और उसके बाद लीड 3 में. So this is more likely to be circumflex. Simple, number 1. Number 2, लीड AVL में देखो S by R. S कितना डीप है? 1, 2, 3, 4 मिलीमीटर और R कितना है? लगभग 1.5 मिलीमीटर. So S मतलब 4 मिलीमीटर डिवाइड बाय 1.5 मिलीमीटर is more than 3. So predominant S wave, very small R wave. So this is more likely to be right coronary artery. यहाँ पे देखो AVL में तो सीधा आपको R tall R मिल रहा है ना? जब inferior MI and tall R in AVL ऐसा कॉम्बिनेशन है तो most likely it is due to circumflex block. तीसरा, sum of ST depression in V1, V2, V3. अभी यहाँ पे देखो ये V1 में ST depression, V1 में तो उतना ST depression है नहीं, V2 में भी ST depression थोड़ा सा है, V3 में तो ST elevation मिल रहा है, राइट? तो ये दोनों अगर अपन मिलाते हैं तो ये 4 नेगेटिव हो गए, 4 पॉजिटिव हो गए तो 0 हो गया. यहाँ पे भी ST elevation है तो लगभग 1 मान के चले इसको and divided by ST elevation in 2-3 AVF. तो यहाँ पे 4-5, यहाँ पे 4-5 और यहाँ पे 2-3 तो लगभग 8 है, मिला के 8-9 है. तो 1 divided by 9 will be less than 1. So इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? यहाँ ST elevation ज्यादा है, reciprocal ST depression anterior में कम है. So this is more likely to be RCA. यहाँ पे देखो in circumflex lot of ST depression V1, V2, V3. तो ये लगभग 3-4 ये हो गए, 5 ये हो गए, 9 और 2 11 ST टोटल कुल मिला के V1, V2, V3 मिला के ST depression. एंड एलिवेशन कितना है? यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, क्योंकि J पॉइंट्स अपन देखते हैं तो 4, 2, 2. तो अगर sum of ST depression in V1, V2, V3 divided by sum of ST elevation in 2-3 AVF, अगर ये अपन करते हैं तो it is more than 1, right? So these are the main differentiating factors in inferior MI कि वो RCA से हुआ है या left circumflex से हुआ है. Now Wellens syndrome, कभी कभी पेशेंट आता है आपके पास चेस्ट पेन की हिस्ट्री लेके. ड्यूरिंग द पेन ST is normal, कभी कभी आपको कॉन्केव, स्ट्रेट, आइसोलेटेड, मिनिमली एलिवेटेड ST मिल सकता है ना? V2, V3 में थोड़ा सा ST एलिवेशन है, यहाँ पे T बाइफेजिक है, राइट? सो आपको लगेगा माइल्ड ST एलिवेशन है, क्लियर कट MI आप बोल नहीं सकते. नो पैथोलॉजिकल Q वेव, कोई Q वेव नहीं मिल रही कहीं, राइट? एंड नो लॉस ऑफ R waves, नो बायोकेमिकल अल्टरेशन. फॉलोइंग चेस्ट पेन, सिमेट्रिक और डीप T वेव इन्वर्शन. थोड़े देर बाद यू गेट डीप T इन्वर्शंस, है ना? ये खतरनाक टाइप के T इन्वर्शन है, सिमेट्रिकल, डीप एंड वाइड. हमने देखे थे डीप एंड वाइड T इन्वर्शंस सजेस्ट इंजरी. सो ऐसे में इट इज ड्यू टू प्रॉक्सिमल LAD एंड यू रिक्वायर अर्जेंट एंजियोग्राफी. ये देखो ECG Wellens syndrome. See the deep T inversions in V2, V3, V5 up to V6. Even in
1 and AVL. So anterolateral पूरा एरिया deep ST inversion है, so more likely proximal LAD. This is De Winter sign. इसमें आपको ST डिप्रेशन मिलेगा. एक तो टॉल प्रोमिनेंट T waves मिलेगी in the precordial leaves, again V2, V3, V4, प्लस अपस्लोपिंग ST डिप्रेशन मिलेगा. मतलब ST डिप्रेस हुई है, J पॉइंट नीचे क्या है, ऑफ 1 मिलीमीटर से ज्यादा in the precordial leaf, V2, V3, V4. Reciprocal ST segment elevation in AVR, है ना. Importantly, AVR में ST segment elevation मिलता है, right? Typical STEMI morphology में precede or follow, और हो सकता है कुछ देर बाद ECG में clear cut entry wall STEMI मिले. ये देखो De Winter sign, tall T waves, है ना, in anterior leads, है ना, and ST depression more than 1 millimeter, and see AVR, you get ST elevation in AVR. So जब भी अभी पहले भी अपन ये चीज डिस्कस की थी, when you get deep T inversions या ST depression in anterior leads plus ST elevation in AVR, think about left main. So left main artery block से ऐसा हो सकता है. अगर एक पेशेंट को पहले से लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है और अभी एमआई हो गया, चेस्ट पेन लेके आया है, तो आपको ईसीजी में देखना है, क्योंकि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू क्यूआरएस पैटर्न अल्टर्ड रहता है, सो इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज एंटीरियर वॉल एमआई. इंफीरियर वॉल तो डायग्नोज हो जाता है इजीली. एंटीरियर वॉल में एसटी एलिवेशन ये बहुत सारे क्राइटेरिया यूज होते हैं, बट वी आर यूजिंग दिस कार्बोजा क्राइटेरिया, सिंपल है. तो इस पे क्या देखना पड़ता है, एसटी सेगमेंट in at least one lead of more than 1 mm, concordant to positive QRS. मतलब ऐसा एक लीड चाहिए, वन लीड, जिसमें QRS और ST concordant है, मतलब एक ही डायरेक्शन में, concordant और QRS पॉजिटिव है, मतलब QRS भी टॉल पॉजिटिव है और ST भी एलिवेटेड है. कितनी, मोर देन 1 मिलीमीटर. सो इसको सीधा 5 पॉइंट मिलते हैं. दूसरा, ST डिप्रेशन ऑफ 1 मिलीमीटर in V1 to V3, राइट. V1 to V3 में ST डिप्रेशन 1 मिलीमीटर है, तो उसको 3 पॉइंट मिलते हैं. और तीसरा, डिस्कॉर्डेंट ST एलिवेशन ऑफ मोर देन 5 मिलीमीटर इन एटलीस्ट वन लीड विद प्रेडोमिनेंट नेगेटिव QRS. ऐसा एक लीड चाहिए जिसमें QRS नेगेटिव है, पर आपको डिस्कॉर्डेंट मतलब QRS के अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ ST एलिवेशन कम से कम 5 मिलीमीटर मिल रहा है, राइट. तो इसको मिलते हैं आपको 2 पॉइंट्स. तो ये द मोर टोटल्स इसके होने चाहिए कम से कम 3, राइट. सो केवल ये तीसरा क्राइटेरिया अकेला है तो इट विल नॉट सेटिस्फाई. द 3 क्राइटेरिया चाहिए, 3 पॉइंट चाहिए. अदरवाइज पॉइंट नंबर 1 अकेला भी है या पॉइंट नंबर 2 अकेला भी है, सो दिस इज सफिशिएंट टू डायग्नोज acute anterior wall MI in left bundle branch block. राइट साइड या इंफीरियर वॉल MI में ओल्ड LVB है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, क्योंकि can be diagnosed routinely with previous LVB as there is no masking effect. Anterior wall MI में जैसा स्कारबोजा क्राइटेरिया वगैरह लगाना पड़ता है, वैसे inferior wall में कुछ नहीं. ये पेशेंट को ओल्ड LVB है, you can see, and clear cut ST elevation in 2-3 AVA and reciprocal depression in V1 to V3. So inferior wall MI diagnose करना LVB में is normal routine, no problems. Now अगर पेशेंट को LVB भी है with old anterior wall MI, पहले anterior wall MI हो चुका है, old anterior wall MI, तो वो कैसे डायग्नोस करना? Notch in upslope of R wave in lead 1, AVL and V6. Lead 1, AVL and V6. ये सब lateral side के leads है. वहां जो upslope है, उसमें you get a notch. So this is called as Chapman sign. ये fresh MI के लिए नहीं, old MI in presence of LVB, right? दूसरी काब्रेरा साइन करके, ये भी ओल्ड MI इन LVB. इसमें क्या देखता है, LVB में यू गेट, LVB में आपको M पैटर्न मिलता है, राइट. देयर आर नो Q waves, but if you see QS pattern in lead V6 या deep Q waves in V2 V3 with a notch in the ascending limb of S, ये ascending limb of S में आपको V2 V3 में अगर LVB में मिलता है, so that is again a sign of old anterior wall MI.
रीइंफाक्शन, सपोज अपने एक पेशेंट आया है, उसको थ्रोम्बोलाइज कर दिया है, या एक पेशेंट आया एंट्रीवॉल एमआई था, उसको अपने प्लास्टिक कर दी, राइट। पर कुछ देर बाद मान लो स्टेंट ब्लॉक हो गया, या अपने थ्रोम्बोलाइज किया तो फिर आर्टरी ब्लॉक हो गई, दैट इज कॉल्ड एज रीइंफाक्शन। हाउ विल यू डायग्नोज रीइंफाक्शन? इसलिए एमआई के बाद आपने थ्रोम्बोलाइज किया या एंजियोप्लास्टी किया, इसके बाद भी आपको सीरियल ईसीजी करते रहना है। ST elevation of more than 0.1 in reoccurs in patient with lesser degree of ST elevation or new pathognomonic Q wave, या 1 mm ST elevation फिर से होने लगता है जो लिस्ट में पहले था वो, या पहले Q waves नहीं थी अभी Q wave लग गई, है ना। So this is the sign of infarction. 1 and 2 in contiguous leads in presence of ischemic symptoms, मतलब ये चेंजेस कॉन्टिग्यूअस लीड्स में दिखना चाहिए, एक ही एरिया दिखाने वाली लीड्स को, प्लस सिम्टम्स चाहिए। सो इफ दीज आर द थिंग्स देन पेशेंट प्रोबेबली हैज अ रीइंफार्क्ट। एलवी एनेरिज्म हमने लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं। व्हाट आर द साइन ऑफ टिपिकल साइन ऑफ एलवी एनेरिज्म? persistent ST segment elevation 6 weeks after MI, राइट। 6 MI को 6 हफ्ते हो गए फिर भी ST एलिवेटेड है। यूजुअली एंट्रीवॉल एमआई में होता है एलवी एनेरिज्म, एंड विदाउट नोइंग द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री द ईसीजी चेंजेस फॉर एनेरिज्म मे मिमिक एंट्रीवॉल एमआई। अगर आपको मालूम नहीं है कि इसका एनेरिज्म है, पास्ट हिस्ट्री कुछ नहीं है, आपको सीधा ईसीजी दिखाया गया, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि दिस इज इवॉल्व्ड एंट्रीवॉल एमआई, सीधा Q wave and the ST segment elevation T inversion, so this is एंट्रीवॉल एमआई। सो you have to find out in history, आपको देखना है कि अगर MI हो चुका है, 6 हफ्ते हो चुके हैं, then probably this is LV aneurysm, and then आप echo करेंगे तो you'll get to see this aneurysm. This is post MI pericarditis called Bresler syndrome, है ना। MI pericarditis में भी ST elevation मिलता है, but it has concavity upwards, right? So patient will present with chest pain, पेरिकार्डियल रब मिलेगी ईसीजी में। जब आप स्टेथो से देखोगे तो you'll find a typical pericardial rub and ST segment elevation and PR depression importantly, है ना। See the ST segment elevation, और इसमें contiguous leads नहीं, कोई भी leads में दिखता है। For example, lead 2 inferior wall दर्शाता है, वहां भी ST elevation, lead 1 lateral wall दिखाता है, वहां भी ST elevation। ये जो ST ये जो convex upward ST elevation दिख रहा है, ये old MI वाला दिख रहा है, ये pericarditis वाला नहीं है। बाकी ST elevation ये जो दिख रहा है concave upward, this is due to pericarditis, and साथ में आपको क्या दिख रहा है? PR depression। अपन pericarditis पे एक अलग ही लेक्चर लेंगे, but the sign is PR depression भी मिलता है pericarditis, so you can see the PR depression. How do we differentiate between acute MI and pericarditis, है ना। बाद में एक्सटेंसिवली अपन इस टॉपिक को फिर से कवर करेंगे, परंतु As of now कुछ simple salient points हम देख लेते हैं। यहाँ पे ST segment is convex upwards, और अच्छा 5 मिलीमीटर ST segment जा सकता है ना। अपन देखते हैं बड़ा ST segment elevation है, यहाँ पे it is ST segment concavity upwards, and कभी rarely 5 मिलीमीटर हाइट रहती है, इतनी हाइट रहती नहीं। फिर ये contiguous leads में दिखेगा, जैसे inferior wall MI to 2-3 AVF में दिखेगा, anterior wall MI तो V2 V3 V4 में दिखेगा, V5 V6 में दिखेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं, पूरे लीड्स में दिखता है, जनरलाइज्ड रहता है। यहाँ पे ऐसे रेसिप्रोकल चेंजेस रहते हैं, inferior wall MI है, anterior wall में रेसिप्रोकल चेंजेस है, and vice versa। यहाँ पे ऐसा नहीं है। There are ST segment changes with the T inversion वगैरह, यहाँ पे ऐसा नहीं है। Hyperactive T waves is the first sign of MI, यहाँ पे कोई hyperactive T waves नहीं थे। PR segment depression is not seen in MI, while PR segment depression is an important sign of pericarditis. So these are the salient differences जिससे आप ये इजीली डायग्नोस कर सकोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मायोकार्डियल इंफार्क्शन एंड पेरिकार्डिटिस। रिपरफ्यूजन रिलेटेड ईसीजी चेंजेस। मान लो आपके पास एक एमआई का पेशेंट आया, आपने उसको थ्रोम्बोलाइज कर दिया, टीपीए दे दिया, या आपने एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करके आर्टरी खोल दी। सो व्हाट विल हैपन, द एसटी सेगमेंट विल स्टार्ट कमिंग डाउन बाय 50%, राइट। और स्पेशली इंफीरियर वॉल में तो 50%, एंटीरियर वॉल में 50%, इंफीरियर वॉल में अप टू 70% एसटी विल कम डाउन। सो दैट इज अ साइन दैट आर्टरी हैज ओपनड अप। परंतु कभी-कभी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिपरफ्यूजन सिंड्रोम। उसमें मान लो कॉन्टिग्यूअस लीड्स है 2-3 AVF, तो तीनों का एसटी एलिवेशन मिला के 5 mm तक एसटी एलिवेशन बढ़ सकता है,
आर्टरी खुल गई फिर भी ST एलिवेशन बढ़ रहा है, and that happens due to microvascular dysfunction or large infarct size or abnormal reduced ventricular function. So कुछ देर के लिए even after the artery has started perfusing, आपको ST elevation थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिल सकता है, that is called as deep perfusion syndrome, है ना? So that is not due to anatomical block, right? So यहाँ हमारा reperfusion related changes खत्म हो गए, and here we will stop. दूसरा जो part है coronary artery disease का यहाँ खत्म हो गया. In next part we will discuss some points of the posterior wall MI, RV MI, non-ST segment elevation MI and few other things, right? So जल्द मिलते हैं ECG tutorial 13 में with third part of acute coronary syndrome. Thank you so much.